जय हिंद साथियों। आज इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। किसी मित्र ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये पूछा है कि किसी महिला की जनवरी 2020 में शादी हुई। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। किसी महिला की जनवरी 2020 में शादी हुई और जनवरी 2020 में शादी होती है और मार्च 2020 में उसे जो पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे बच्चा पैदा होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉ का क्वेश्चन है। पुत्र की प्राप्ति होती है तो उस बच्चे का बाप कौन होगा। जनवरी 2020 में शादी होती है, मार्च 2020 में उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तो उस जन्मे हुए बच्चे का बाप कौन होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि महिला जो है पहले से ही जो है प्रेग्नेंट रही होगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेटी ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की धर्मस्थता से संबंध में यह प्रश्न है और इसे बायोलॉजी नहीं बल्कि लॉ के केस में लॉ इसे सॉल्व करेगा। तो जब हमारा कहते हैं कि जब हमारा लॉ बना 1860 में, तो तब समाज में बच्चे के लिए बाप का नाम बहुत ज़रूरी था। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जैसे अगर कोई लड़की जो है शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है तो लड़की के घर वाले जो है वो तुरंत लड़का देखना शुरू कर देते थे, किसी तरह से इसकी शादी हो। तो अब तो समाज में एक इन्फ्लुएंस है कि सिंगल मदर होना जो है बहुत ही प्रेस्टिशियस माना जाता है, बहुत ही गर्व की बात होती है। यदि कोई सिंगल मदर है तो समाज में एक उसे अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। पुराने ख़यालात की बात करें तो पुराने ख़यालात को में लोग जो भी सोचते हों, लेकिन आज जो जैसा माहौल बाहर का माहौल जो बन रहा है, तो सिंगल मदर को आज जो है बाहर से बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कि यदि जो है जनवरी 2020 में शादी होती है किसी महिला की और मार्च 2020 में जो है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात वो जो है बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का पिता कौन होगा। तो इस केस को हम सॉल्व करेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ध्यान दीजिएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा जो है 112 ध्यान रखिएगा, 112 जो है बच्चे की धर्मजता के संबंध में जो है बताती है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 बच्चे की धर्मजता के संबंध में बताती है। इनके अनुसार यदि जो है किसी महिला की शादी जनवरी 2020 में होती है और मार्च 2020 में उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, तो धारा 112 ये कहती है कि जन्मे हुए बच्चे का पिता वही होगा जिससे इस महिला की अभी शादी हुई है। धारा 112 के अनुसार कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो है बच्चे के जन्म लेने से पहले जो है स्त्री का विवाह कर दिया जाता है किसी से, तो जिस पुरुष से स्त्री का विवाह होता है वही उसका जो है लीगल फादर होगा। मैं यहाँ पर किसी और मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेटिक्स मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल फादर की बात यहाँ पे स्पेशली हो रही है। और लॉ जो है लीगल फादर के बारे में ही जो है आपको जानकारी देता है। ठीक है, उस बच्चे का लीगल फादर जो है उसका वही पिता होगा जिसे अभी जो है उस स्त्री की शादी हुई है। समाज में क्या अवधारणाएं हैं उसको ना देखते हुए अगर हमारे कानून या लीगल अवधारणाएं देखी जाए तो लीगल अवधारणाओं के अनुसार अभी स्त्री की जिससे शादी हुई है उस वही जो है पुरुष जो है उस बच्चे का पिता होगा। एक केस स्टडी करते हैं, आपको एक केस के बारे में बताते हैं। जो केस स्टडी है 1982 की केस है। 1982 ध्यान से सुनिएगा कि मामले में एक पुरुष की नसबंदी हुई।
नसबंदी समझते हैं इसको आप, ट्यूबेक्टोटॉमी, ठीक है। नसबंदी हुई, पुरुष की नसबंदी हुई होने के बाद यदि उसे जो है बच्चा पैदा होता है तो बच्चा किसका होगा, इसके विषय में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया था। यदि किसी पुरुष की नसबंदी होती है उसके बाद भी जो उसे बच्चा पैदा होता है तो लीगली जिस पुरुष की नसबंदी होती है उसी का वह बच्चा होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, उसी का वह बच्चा होता है। आइए धारा 112 को रीड करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 को रीड करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 के अनुसार विवाह के दौरान जन्म वैधता का निर्णायक प्रमाण, यानी जो अभी हमने आपको बताया, विवाह के दौरान जो है बच्चे की धर्मजता का प्रमाण जो है किस प्रकार से, यह तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां और किसी भी पुरुष के बीच वैध विवाह की निरंतरता के दौरान पैदा हुआ था या उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर मां अविवाहित है, निर्णायक सबूत होगा वह आदमी ही पुत्र का वैध पुत्र है। एक बात इसमें और है कि मान लीजिए कि ध्यान से इस केस को भी सुनिएगा कि किसी स्त्री का जो विवाह है, मान लीजिए मार्च 2019 में होता है, ठीक है, मार्च 2019 में होता है और उसका जो डाइवोर्स है वो नवंबर 2019 में हो जाता है। यानी मार्च 2019 में विवाह होता है और डाइवोर्स जो है नवंबर 2019 में हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो स्त्री है उसने कोई दूसरी शादी नहीं की है, ठीक है। यानी डाइवोर्स होने के बाद, जब अलग होने के बाद स्त्री ने कोई दूसरी शादी नहीं की है, अगर ऐसी स्थिति में स्त्री जो है प्रेग्नेंट होती है तो फिर वह जो बच्चा होगा वो उसी पिता का होगा जिससे वो डाइवोर्स ली है। ध्यान सुनिएगा, यानी डाइवोर्स के 280 दिनों के पश्चात यदि कोई पुत्र जन्म लेता है तो वह पुत्र का पूरा जो है, पुत्र का जो चार्ज खर्चा होगा, भत्ता होगा, वो जो है डाइवोर्सर यानी उसका पिता उठाएगा। 280 दिनों के अंदर यदि स्त्री प्रेग्नेंट होती है या उसे बच्चे को जन्म देती है तो उसका पिता जो है वही होगा जिससे उसने डाइवोर्स लिया है। बात समझ में आ गई। यदि अब क्या कहते हैं कि ये बाध्यता कब समाप्त हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी समझाया केस को कि मार्च 2019 में शादी होती है और नवंबर 2019 में स्त्री का विवाह हो जाता है। सॉरी, स्त्री जो पुत्र को जन्म देती है, लेकिन उससे पहले मार्च 2019 में जो है इनकी शादी होती है, नवंबर 2019 में इनका डाइवोर्स हो जाता है। इसके अगले ही माह जनवरी में फिर स्त्री दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी के पश्चात जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा जो है डाइवोर्सर का नहीं होगा, उसके डाइवोर्सर पिता का नहीं होगा, बल्कि जिससे उसकी शादी हुई है उसका जो है बच्चा होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि बच्चे की धर्मस्थता जो है उस पिता पर चली जाएगी जिससे उसकी दोबारा शादी हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि केस स्टडी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आगे जो बात करते हैं कि लीगल मामले में एक केस को स्टडी करते हैं। ये केस जो है 1982 का और केस जजमेंट है और चंद्रमती का केस है। और चंद्रमती के केस में जो है कोर्ट ने धर्मस्थता की अवधारणा को नष्ट करने के लिए जो है बताया कि यहाँ पर लीगल फादर वही होगा जिससे उस स्त्री का विवाह होता है। स्त्री चाहे पहले से प्रेग्नेंट हो, यदि विवाह के बाद बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे की पूरी जो है धर्मस्थता उस पिता पे जाती है जिससे उसके दोबारा विवाह हुआ है। यदि विवाह नहीं हुआ है, 280 दिनों के अंदर यदि बच्चा जन्म लेता है तो डाइवोर्सियर पिता ही उसका क्या माना जाएगा, पिता माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको आज का केस स्टडी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लीगल 24 अड्डा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको बताना था और ये बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि ये लीगल जानकारी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।